Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand Unit 1, Session number 3, which is Communication Barriers. आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे Communication Barriers चैप्टर के. Our first question is define communication barrier. What are the consequences of communication barrier? सी क्लास अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है. तो कम्युनिकेशन क्या था, जब टू या मोर देन टू पर्सन्स हैं, दे आर शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन, वो किसी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं एंड जो पर्सन बी है यानी जो आपका रिसीवर है ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, वो ईजिली अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि वॉट the person A wants to speak, what the person A is speaking or what does he imply, and according to that वो क्या कर रहा है कि वो एक रिस्पॉन्स या फीडबैक दे रहा है किसको, पर्सन ए को, यानी उसकी बातों को सुन के वो उसको कुछ रिस्पॉन्स भी दे रहा है. तो ये क्या होती थी, हमारी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती थी. आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन बैरियर का. अभी बैरियर क्या होता है आपका, सी बैरियर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है देखो, रुकावट. आपने कभी जैसे रोड पे चलते हो तो वहाँ पे भी साइन देखा होगा कि बैरियर अहेड, यानी ऑब्स्टेकल, कोई हिंड्रेंस. जब ऐसा कुछ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं. मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पा रही. मतलब अगर आप कोई पर्सन ए है, वो किसी पर्सन बी से बात करना चाह रहा है, तो बी को समझ नहीं आ रहा ड्यू टू सम रीज़न कि ए बोल क्या रहा है. तो ये क्या होता है, ये होता है आपका बैरियर इन योर कम्युनिकेशन. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेट करेगा कि कम्युनिकेशन बैरियर होता क्या है, फिर कम्युनिकेशन बैरियर होते क्यों है, दैट मीन्स इट्स कॉजेज, और उसकी टाइप्स की कौन सी टाइप्स ऑफ बैरियर्स है, और उन टाइप्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो वेरियस कॉजेज हैं वो क्या होते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हम कौन से मेजर्स को फॉलो कर सकते हैं, कौन से वेज होते हैं, कौन से मीन्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम इन बैरियर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, सो दैट हमारी कम्युनिकेशन क्या हो, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो. ठीक है, तो हमारा जो पहला है, इट इज डिफाइन अ कम्युनिकेशन बैरियर एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर. तो कम्युनिकेशन बैरियर इज एन ऑब्स्टैकल दैट प्रिवेंट्स द रिसीवर फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट हैज़ बीन सेंट बाय अ सेंडर. मतलब सेंडर ने कोई मैसेज सेंड तो किया लेकिन रिसीवर को वो समझ ही नहीं आया. तो इफ़ अ मैसेज इज नॉट अंडरस्टूड क्लियरली इट मे लीड्स टू कम्युनिकेशन गैप्स. वो उससे क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के गैप्स हो सकते हैं, कॉजिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. अभी हो क्या क्या सकता है, मान लो कि आपने बात बोली, उसको बात समझ में नहीं आई, तो अब उससे क्या क्या हो सकता है हम वो पढ़ते हैं. देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लॉस ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, मतलब अगली बार वो आप पे भरोसा ही ना करें, वेस्टेज ऑफ टाइम. देखो मैंने बहुत देर किसी से बात की, उसको मेरी बात समझ ही नहीं आई, तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया ना. एंड एनर्जी, टाइम भी वेस्ट हुआ, एनर्जी भी वेस्ट हुई कि इतनी देर में बोली. फिर पुअर रिलेशनशिप्स, हो सकता है कि किसी ने आपकी बात को गलत समझा और नेक्स्ट टाइम से वो आपसे बात करना ही प्रेफर नहीं कर रहा. तो ये सारे क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यानी रिजल्ट्स हैं अगर एक ख़राब कम्युनिकेशन होती है या ऐसे कम्युनिकेशन जो उसको समझ ही ना आए. बैरियर्स कैन हैम्पर प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. बैरियर्स क्या करते हैं, जो एक अच्छी कम्युनिकेशन होती है उसको ख़राब कर देते हैं. ठीक है, क्या कर देते हैं, हैम्पर. हैम्पर का मतलब क्या होता है, ख़राब करना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स. देखो बैरियर्स जो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरनल बैरियर एंड सेकंड इज योर एक्सटर्नल बैरियर. अभी हम इन डेप्थ पढ़ेंगे. एक और बैरियर होता है जिसको हम बोलते हैं जो मैसेज की फॉर्मेशन से होता है, जो इंटरनल एक्सटर्नल बैरियर में हम कंसिडर नहीं करते, जिसको हम थोड़ा सा डिफरेंट मान के चलते हैं कि कई बार क्या होता है, किसी पर्सन को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है या टोन की प्रॉब्लम होती है, या वो मैसेज इतना लंबा लिख देता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आता. बेसिक जो आपके टाइप्स हैं बैरियर की वो दो ही हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. लेकिन कई बार एक और बैरियर हम एज्यूम करके चलते हैं और वो होता है फॉर्मेशन ऑफ मैसेज की वजह से, कि जो मैसेज आपने फॉर्म किया था वो इस ढंग से था कि वो सामने वाले को समझ नहीं आया. तो जैसे उसमें क्या क्या होता है, मैसेज आप जो बना रहे हो वो उसमें आप क्या क्या गलती कर सकते हो कि मैसेज लंबा हो सकता है, मैसेज में लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आप वोकैबुलरी ऐसे यूज़ कर रहे हो या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो जो सामने वाले को समझ नहीं आए, टोन की इश्यूज़ हो सकते हैं. ठीक है, अभी क्या होता है, कई बार आपने इंग्लिश की मूवीज़ देखी होंगी तो क्या होता है कि हमें कुछ वर्ड समझ में नहीं आते कि उनका एक्सेंट ऐसा होता है ना. कई बार क्या होता है कि आप एक एग्जांपल लेते हैं, इंग्लिश की मूवी देख रहे हो, उसके अंदर कुछ फॉरेनर्स का एक्सेंट ऐसा आपको उनको समझ ही नहीं आया डायलॉग, तो अब उसके अंदर क्या उनकी गलती थी, नहीं, उनका शो तो बिल्कुल ठीक से डायरेक्ट हुआ था, लेकिन ड्यू टू जो उनका एक्सेंट था
उसकी वजह से क्या हुआ, आपको बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने आपस में क्या की। तो यानी मैसेज जो था इस वजह से ठीक से फॉर्मुलेट नहीं किया गया था। तो इसके अंदर कौन कौन सी मेन कॉजेज आते हैं, वो है लेंदी या कॉम्प्लिकेटेड मैसेजेस। अभी क्या बोलता है, सेंटेंस में भी टू लॉन्ग सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अभी मान लो कोई एक इतना लंबा सेंटेंस बोल रहा है, 10-20 लाइन का उसने एक ही सेंटेंस बना दिया, तो उसको उसके मीनिंग को समझना ही काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, उसको डिकोड करना ही काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपका सेंटेंस बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा। वोकैबुलरी यूज्ड, मान लो कि किसी को ठीक ठीक से इंग्लिश आती है और आप बहुत हाई लेवल की इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, तो अगेन उसको समझ में नहीं आएगी। सेकेंड इज योर लिंग्विस्टिक इश्यूज। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज ही होता है। तो बैरियर्स दैट अकर ड्यू टू एक्सेंट, स्पीच डिसऑर्डर्स कैन इफेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर आपका कोई बैरियर किसकी वजह से आ रहा है, एक्सेंट की वजह से आ रहा है, किसकी वजह से, आप ज़्यादा ही स्टाइल में बोलते हो लेकिन आपका एक्सेंट देखो, यूएस का एक्सेंट अलग है, जो ब्रिटेन है यूके उनका एक्सेंट अलग है बोलने का, जो इंडियंस है उनका एक्सेंट अलग है। तो कई बारी उस एक्सेंट की वजह से ही हमें बात समझ में नहीं आती। स्पीच डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर मतलब कईयों को प्रॉब्लम होती है ना थोड़ा सा बोलने में, तो उस वजह से हो सकता है हमें बात समझ में ना आए। लैक ऑफ कमांड और ओवर अ लैंग्वेज, हो सकता है किसी को किसी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, किसी को कोई लैंग्वेज ज़्यादा ढंग से आती ही ना, उसको इतनी इंग्लिश आती ही नहीं, इसलिए उसको बात समझ में नहीं आ रही। एंड लिंग्विस्टिक बैरियर का दूसरा नेम क्या होता है, सिमेंटिक इशू। इसका दूसरा नेम क्या होता है, सिमेंटिक इशू। जो हमारा थर्ड रीज़न होता है, थर्ड जो कॉज है इसका, वो क्या है, इनकन्सिस्टेंट टोन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनकन्सिस्टेंट टोन या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो आपको पता है इन कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, हमारी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल के साथ मैच करनी चाहिए। मतलब आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हो, बोल तो तुम कॉन्ग्रेचुलेशंस रहे हो लेकिन आप बोल बड़े अजीब तरीके से रहे हो, हाँ हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो ये किसी एंगल से कॉन्ग्रेचुलेशंस लग नहीं रहा, राइट। तो आप जो बोलते हो और जिस ढंग से आप बोलते हो, यानी आपकी वर्बल और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो दोनों क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। नहीं तो अगेन रिसीवर को समझ में नहीं आएगा भी, ये देखो ना ये है तो एक बैरियर ही, क्योंकि अब वो उसको यही लग रहा है ये तो मुझे ताना मार रही है, कॉन्ग्रेचुलेट क्या हाँ कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इंटरनल barriers. These barriers occur due to the frame of mind or some internal genetic issue of the communicators. इंटरनल बैरियर्स अब क्या होते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि बेसिक तो दो ही बैरियर है, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल। एक थर्ड टाइप हम कंसिडर करते हैं यार, वो कौन सी होती है, मैसेज फॉर्मेशन में। तो अभी हमने जो पढ़ा वो था कि जगह ठीक से मैसेज को फॉर्मुलेट नहीं करते तो वो क्या क्या रीजन होते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कि एक इंटरनल कम्युनिकेशन है, अब उसके क्या कॉजेज हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन होती क्या कि एक पर्सन है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। अब अंदर का मतलब क्या होता है कि उसका फ्रेम ऑफ माइंड, मान लो क्या हो सकता है कि उसका मन नहीं है सुनने का, मान लो। तो ये क्या, ये नहीं है कि जो बोल रहा है वो सेंडर में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं सेंडर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रिसीवर का मन ही नहीं है, वो बड़ा थका हुआ है या उसका ध्यान कहीं और है ना, या उसको सुनने का मूड नहीं है, एक्टिव लिसनर नहीं है वो। तो इन सारी वजहों की प्रॉब्लम रीजन से भी आपकी कम्युनिकेशन क्या है, इनइफेक्टिव हो जाएगी। लेकिन अब इसमें सेंडर फॉल्ट पे नहीं है, ये जो रिसीवर है उसका ही अपना इंटरनल बैरियर चल रहा है फ्रेम ऑफ माइंड की वजह से। कई बार कुछ जेनेटिक इश्यूज भी होते हैं, कई बार किसी को वैसे ही कुछ प्रॉब्लम है, नहीं उसको जल्दी बात समझ में आती, ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है। तो इसके मेन मेन कॉजेज हम पढ़ेंगे। तो जो पहला कॉज है वो है फैटीग, डिसइंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। हो सकता है कि कई बार रिसीवर थका हुआ है, फैटीग का मतलब होता है थका हुआ है यानी टायर्ड, या फिर वो इंटरेस्टेड ही ना हो, डिसइंटरेस्टेड है कम्युनिकेशन में। तो इससे क्या होगा कि जो सेंडर बोल रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। नेक्स्ट है पुअर लिसनिंग स्किल्स। पुअर लिसनिंग स्किल्स का मतलब क्या होता है, डू नॉट अटेंड केयरफुली। जो पुअर लिसनर्स होते हैं ना वो ढंग से सुनते नहीं हैं, ठीक है। तो पुअर लिसनर्स क्या करते हैं, वो ढंग से आपकी बात को सुनते नहीं हैं। डू नॉट अटेंड केयरफुली टू ऑल द इन्फॉर्मेशन, मतलब आप बोलते हो वो उसको हेयर करते हैं लेकिन वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। बात समझ गए, जब भी एक पुअर लिसनर होगा वो आपकी बात को सुन तो लेगा, मतलब हियरिंग तो होगी, लेकिन वो समझेगा नहीं, उस चीज़ को वो डिकोड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन आपकी खराब हो जाती है। थर्ड क्या है, इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर, मान लो मेरे को गुस्सा आया हुआ है, मेरे से कोई बात कर रहा है और मुझे वो पर्सन अच्छा नहीं लगता, मैं उससे नाराज़ हूँ, तो क्या मुझे उसकी बात समझ में आएगी, नहीं आएगी। तो कई बार हमारा इमोशंस हाई पे होते हैं, कई बार हमारा फ्रेम ऑफ माइंड जो होता है वो बैलेंस नहीं होता, इम्बैलेंस होता है, हमारा मूड ख़राब होता है, तो उस टाइम पे हमारी कम्युनिकेशन उस वजह से ठीक नहीं हो पाती। तो वन मस्ट कीप वंस इमोशंस इन चेक, बीइंग इन अ बैलेंस फ्रेम ऑफ माइंड हेल्प्स टू क्रिएट ट्रस्ट। अगर आप ठीक से
से सोच के बड़े ध्यान से कम्युनिकेशन करोगे तो ट्रस्ट रहेगा। गलत वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने, गलत टोन यूज़ नहीं करनी, चाहे कितने भी आप गुस्से में क्यों ना हो। जैसे वो यही एग्जांपल बता रहा है कि एक वरिड पर्सन है, मतलब एक परेशान पर्सन है, देखो वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, और मान लो जो सुन रहा है वो भी गुस्से में है, तो आपको लगता है उनकी कम्युनिकेशन ठीक होगी? नहीं, क्योंकि जो घबराया हुआ पर्सन है वो तो पहले ही सोच सोच के बोल रहा है, और जो गुस्से में है वो पहले ही सोच चुका है कि मैंने इसकी बात नहीं सुननी, तो उनकी कम्युनिकेशन क्या हुई? नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट। द रिसीवर मे नॉट लुक एट द थिंग्स इन द सेम वे एज द पर्सन हु इज कम्युनिकेटिंग। देखो कई बार क्या होता है, परसेप्शन मतलब हमारा देखने का व्यू पॉइंट ही हमारा अलग होता है किसी चीज़ को। तो ऐसे में क्या होता है, अभी दो पर्सन है, वो किसी और तरीके से सोचता है, वो किसी और तरीके से सोचता है, उनकी कम्युनिकेशन क्या होगी? तो उस उनमें डिसएग्रीमेंट ही होगा। नेक्स्ट आपका प्रेजुडिस और बायस। प्रेजुडिस और बायस क्या होता है? बायस अगेंस्ट अ पर्सन, आपको कोई पर्सन अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो आप उसकी बात पे भरोसा कभी भी नहीं करोगे, आप कहोगे हाँ हाँ ये तो झूठ ही बोल रहा होगा, एजम्पशन ले लेते हो। बेसिकली आप क्या करते हो, एजम्पशन ले लेते हो किसी पर्सन के अगेंस्ट। तो हम जब किसी से बात करते हो हमें ज्यूम नहीं करना होता कि हाँ ये हर बार ऐसे ही करता है तो अब भी ये झूठ ही बोल रहा होगा। कई बार होता है ना कि जो जो ज़्यादा झूठ बोलते हैं तो उसकी बात पे हम भरोसा नहीं करते। तो वही बात इसमें हो रखी है प्रेजुडिस और बायस में, कि हमें किसी पर्सन के अगेंस्ट एक अलग से हमारी अजम्पशन बनी हुई है, तो अगर हो सकता है कि वो आपकी सच भी बोल रहा हो या आपकी फेवर में भी बोल रहा हो, तो पर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट है आपका कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? देखो हर कल्चर में अलग तरीके से सोशल इंटरेक्शन होती है। किसी एक कल्चर में जो चीज़ अच्छी लगती है ना वो दूसरे में अच्छी नहीं लगती। जैसे जो यूएस है उसके अंदर अगर आप अपने बड़ों से बात करते हो और अगर आप उनसे आई कांटेक्ट बनाओ, उनके साथ बैठो, ज़्यादा ही अच्छे से बात करो, तो वो बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर आप एशियन कंट्रीज़ में जाओ तो उसके अंदर इसको डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है कि बड़ों से अगर आप बहस करो, तो यूएस में अच्छा मानते हैं कि हाँ ये मेरे साथ क्वेश्चनिंग कर सकता है, इसकी स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन एशियन कंट्रीज़ में इसको डिसरिस्पेक्टफुल मानते हैं कि बड़ों के साथ बहस करें। तो हर कल्चर के अकॉर्डिंग ही हमें कम्युनिकेशन भी करनी चाहिए। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ एक्सटर्नल बैरियर्स। देखो थर्ड टाइप ऑफ बैरियर कौन से? अब आपके एक्सटर्नल बैरियर्स। एक्सटर्नल बैरियर्स क्या होते हैं कि इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि आप पर्सन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अभी ये कैसे है, जैसे आपका आप फ़ोन पे बात कर रहे हो किसी से, लेकिन आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया, तो इसमें ना आपका फॉल्ट है, ना ही रिसीवर का फॉल्ट है, ना ही सेंडर का फॉल्ट है, ना ही रिसीवर का फॉल्ट है। फॉल्ट किसका है? कम्युनिकेशन लाइन का, या फिर डिफरेंट टाइम जोन की, आपके यहाँ दिन है उनके यहाँ रात है, ठीक है, डिस्टेंस का आ गया, नॉइज़ का आ गया, ठीक है। इस टाइप से अगर आपका कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बैरियर। जैसे कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और सिग्नल वीक हो जाए, तो इनके कौन कौन से कॉजेज हैं? नॉइज़ एंड अदर डिस्ट्रैक्शंस। पहला हो सकता है नॉइज़। देखो अगर नॉइज़ आ गई, आप बात कर रहे हो, तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, हो सकता है कोई पार्ट मिस हो जाए कम्युनिकेशन का, या फिर आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर ले। फिजिकल बैरियर्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिस इक्विपमेंट को आप यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेशन में, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो एक फिजिकल बैरियर है। जैसे मान लो आपका सिग्नल वीक हो गया, या फिर जिस फ़ोन से आप बात कर रहे हो हैंडसेट वो ख़राब हो जाए, तब भी आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टाइम जोन्स और डिस्टेंस भी ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल डिसेबिलिटीज़ या फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब है कि किसी पर्सन की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मान लो किसी को सुनाई नहीं देता या कोई बोल नहीं पाता, यानी हियरिंग प्रॉब्लम्स या फिर स्पीच डिफिकल्टीज, तो उससे भी बैरियर होंगे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? साइन लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो या फिर रिटन कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मान लो हम कहीं क्या करते हैं देखो जैसे मैंने किसी को फ़ोन किया, ठीक है, अभी मैं उस टाइम पे अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ नहीं कर सकती। मैं उस टाइम पे पोस्चर या कोई जेस्चर, या मैं मान लो बात करते करते हाथ हिला रही हूँ, या मैं बात करते करते उसको थम्स अप कर रही हूँ कि तो बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है, लेकिन उसको तो नहीं दिखेगा ना। अगर मैं सिंपल वॉइस कॉल पे हूँ तो उसको नहीं दिखेगा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपकी इफेक्टिव नहीं होती जब आप इस ढंग से बात करते हो, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे क्या होता है? एक हिंड्रेंस है इस टाइम पे, अगर आप फेस टू फेस नहीं हो तो। वाई डू वी नीड टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन? अब वो बोलता है बैरियर आ रहा है तो आने दो, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे आपकी कम्युनिकेशन क्या हो जाती है? इनइफेक्टिव हो जाती है। तो अभी 3 क्वेश्चंस आप आगे पढ़ोगे और तीनों क्वेश्चंस में यही है कि जो आपने ऊपर बैरियर पढ़े हैं आप उनको क्या ओवरकम कैसे कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन यही है कि आप ओवरकम कैसे कर सकते हो अगर आपका कोई बैरियर है जो कि मैसेज की फॉर्मेशन से है। मैसेज की फॉर्मेशन, तो पहला यही है कि मैसेज को सिंपल रखो,
ठीक है। उसमें आप ऐसे वर्ड्स यूज करो जिनको समझ में आए, यानी वोकैबुलरी डिफिकल्ट ना रखो, सिंपल मैसेज रखो, ज्यादा बड़ा मैसेज मत रखो, ठीक है, शॉर्ट में रखो। यूजिंग करेक्ट लैंग्वेज, बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज रखो जो उसको डिकोड कर पाए, जिसको वो इंटरप्रेट कर पाए, ठीक है। और ज्यादा ही कम लैंग्वेज आती है कोई आपको, तो ट्रांसलेटर रख लो एक। यूजिंग अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, जब आप मैसेज कर भी रहे हो तो बॉडी लैंग्वेज भी ठीक रखो ना, ठीक जेस्चर्स रखो, कोई फेशियल एक्सप्रेशन है ना, बॉडी पोस्चर। मैंने आपको बताया ना वो कॉन्ग्रेचुलेशंस जब आप बोल रहे थे, हाँ हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, वैसे नहीं बोलना। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो, मैच करे। आपका ये जो नॉडिंग होता है, स्माइलिंग होता है, ये सब आपका यूज होना चाहिए ताकि लगे कि आप इंटरेस्टेड हो कम्युनिकेशन के टाइम पे। फिर एक्सप्लेन सम मेजर्स टू ओवरकम इंटरनल बैरियर्स, इंटरनल बैरियर्स को खत्म करना है तो बी सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक, द सेंडर मस्ट इंश्योर दैट, तो सबसे पहले देखो सेंसिटिव रहना है आपने, ठीक है, मतलब ढंग से बात करनी है, किसी के वर्ड्स ये नहीं है कि उस पर आती है आप, तूने ऐसा कैसे बोला, तूने ये क्यों किया, ढंग से बात करो, ठीक है। तो सेंडर मस्ट इंश्योर कि पहले तो ये देखो कि रिसीवर ठीक ठाक स्टेट ऑफ माइंड में हो, बैलेंस स्टेट में हो, और उसके बाद फिर आप उसकी बात को भी सुनो, कॉन्फिडेंटली बात करो पहले तो आप कि हाँ ये मेरी बात समझेगा, और रिसीवर का भी इंटरेस्ट देखो कि हाँ क्या वो मेरी बात सुनना चाह रहा है या नहीं सुनना चाह रहा। डेवलप गुड एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, देखो बोलना भी उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन सुनना भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो गिविंग प्रॉपर अटेंशन विदाउट इंटरप्टिंग द सेंडर, आपने सेंडर की बात भी सुननी है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी। एक्टिव लिसनिंग जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आती है। इट मीन्स फुली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वॉट इज बिंग सेड रादर देन जस्ट हियरिंग, मतलब जब कोई पर्सन बोल रहा है तो उसकी बात को ढंग से सुनना है, उसको अंडरस्टैंड भी करना है, सिर्फ हेयर हेयर नहीं करना है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व लिसनिंग विद ऑल सेंसेस। नेक्स्ट है डेवलप ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग परसेप्शन एरर्स, परसेप्शन के एरर्स ही खत्म हो जाते हैं जब आपका ट्रस्ट होता है, मतलब आप और वो एक ही डायरेक्शन में सोचने लग जाते हो, आप दोनों का व्यू पॉइंट एक हो जाता है, फिर आप में ऐसा कोई मिसट्रस्ट नहीं रहता कि ये क्या बोल रहा है, ऐसे होता है। कीप योर इमोशंस इन चेक, हमेशा ही जब आप बात करो तो उस टाइम पे आपको इमोशनल नहीं होना। मान लो अगर आपका कोई रिसीवर है वो आपको क्रिटिसाइज करता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिसिज्म से कैसे हैंडल करो, कि आपने कोई बात बोली, आपने कहा ऐसे नहीं होता ऐसे होता है, क्रिटिसाइज कर दिया, तो आपने उस टाइम पे ओवर रिएक्ट नहीं करना, डिफेंसिव नहीं बनना, आपने क्या करना है उसको कंस्ट्रक्टिव पर्पसफुल सोच समझना है, लेकिन उसके साथ ही अगर आप अपनी बात को प्रूव कर सकते हो करो, अगर आप गलत हो तो आप उसको भी अंडरस्टैंड करो, इट्स फाइन बीइंग रॉन्ग, हमेशा सही कोई नहीं होता। नेक्स्ट इज डू नॉट एज्यूम, assumption शुड नॉट बी हेल्ड अगेंस्ट अ पर्सन हु इज कम्युनिकेटिंग, आपने उसके अगेंस्ट पहले से एक बायसिंग या प्रिजुडिस नहीं बना के रखनी, अपनी पहले से उसके लिए कुछ मत बना के रखोगे ये पर्सन ऐसा है, ठीक है। बी ओपन माइंड, कम्युनिकेशन के टाइम पे ओपन माइंड रखो। बी अनबायस्ड एंड फेयर, आपने क्या रहना है, फेयर रहना है, जजमेंटल नहीं होना। रिस्पेक्ट अदर कल्चर्स, वही बात है कि आप दूसरे कल्चर्स के टुवर्ड्स आपने सॉफ्ट कॉर्नर रखना है, अगर उनके कल्चर में कोई चीज़ उस ढंग से होती है तो आप उसी ढंग से कम्युनिकेट करो, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं, नहीं तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इनइफेक्टिव रह जाएगी। एक्सप्लेन सम मेजर्स टू ओवरकम एक्सटर्नल बैरियर्स, अभी अगर एक्सटर्नल बैरियर को हटाना है तो क्या करोगे, यूज प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन का चैनल क्या हो, इफेक्टिव हो, प्रॉपर हो, ठीक है। जैसे कि अभी इसमें आप मान लो जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो या जो इफेक्टिव जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो वो क्या हो, ठीक ठाक हो। जैसे आप पेन ले रहे हो, अगर आप सिंपल एक रिटन कम्युनिकेशन भी कर रहे हो और एक पेन ले रहे हो, तो पेन कैसा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, पेन कैसा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि वो शाही ना फैले, ठीक है। एंड हैविंग अगर मान लो फोन करना है तो फोन प्रॉपर कंडीशन में हो, ये ना हो कि टूटा फूटा सा फोन है तो उससे ठीक से बात ही नहीं होती। फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू ओवरकम फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अगर किसी को फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं तो उस टाइम पर साइन लैंग्वेज, रिटन कम्युनिकेशन, हेयरिंग एड्स, ये सब यूज कर सकते हो। यूज इमोजीज, इमोजीज तो सबको पता है, वो जो आपकी स्माइलीज होती हैं तो उनको यूज करो ताकि समझ में आए कि हाँ ये खुश है, ये ठीक है, ओके फाइन, मतलब अपने वर्बल कम्युनिकेशन के साथ उसको भी यूज कर दो तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट सीकिंग फीडबैक, देखो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये हर टाइप के बैरियर को रिमूव कर सकता है, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल, चाहे वो मैसेज की वजह से हो। वन कॉमन एंड इफेक्टिव वे टू ओवरकम ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज सीकिंग द फीडबैक, अगर आप फीडबैक को लेना चाहते हो तो ये उसके लिए सही है।
हर टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम करने के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि देखो जब आपको सही फीडबैक मिलेगा ना, आपको उसी टाइम पे पता चल जाएगा कि इसको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही। ठीक है, तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। 4 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में। पहला ये है कि उमा जो है वो फ्रांस में जा रही है फॉर अ मंथ एज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी उमा फ्रांस में जा रही है, लेकिन उसको फ्रेंच नहीं आती, ना ही वो उनके कल्चर से वेल टू डू है। तो अब वो क्या चाहती है कि वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखे जब वहाँ पे बात करे। देखो, मोस्ट ऑफ द पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम बाय मेंटेनिंग अ क्लियर, अप्रोप्रिएट एंड अनएम्बिग्यूअस कम्युनिकेशन। अगर वो क्लियर मतलब ढंग से, अप्रोप्रिएट और बिना अनएम्बिगियस का मतलब होता है, मतलब एम्बिग्यूटी होती है कंफ्यूजन। तो ऐसी बात करें जो कंफ्यूज ना हो, ऐसे वर्ड्स का यूज ना करें जिनका टू मीनिंग लिखने, ठीक है, क्लियर हो मतलब। तो ऑल दैट इज नीडेड इन सम एफर्ट ऑन हर पार्ट, उसको क्या करना है, थोड़ा सा एफर्ट करना है, एंड अवॉइड द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू मेक आवर लाइव्स अराउंड अस बेटर। दिस फॉलोइंग थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ वाइल उमा कम्युनिकेट्स। मतलब जब हम उमा बात करें फ्रांस के लोगों से, तो उसको क्या क्या करना चाहिए। पहले तो देखो कल्चर डिफरेंट है, तो उनके कल्चर के टुवर्ड्स वो क्या रहे, अंडरस्टैंडिंग नेचर रखे और सेंसिटिव रहे। नेक्स्ट क्या है, डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स, और उनकी बात को ढंग से सुने, क्योंकि आप एक अच्छा जब लिसनर बनोगे उसके बाद ही आप एक अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हो। यूज़ अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, अगर उसको लगता है कि वो बातचीत ठीक से नहीं कर सकती तो अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ करे टू एक्सप्रेस कि हाँ मैं खुश हूँ, या आप जो बोल रहे हो मैं उसके साथ सहमत हूँ, वो अपने जेस्चर्स का यूज़ करे। राहुल हैज़ अ हैबिट ऑफ इंटरप्टिंग अदर्स when he is talking in a group. Due to his habit, his friends get annoyed with him. Suggest the skills he should practice to become a better listener to overcome this issue. Following things skills can be practiced by Rahul ये थिंग्स को प्रैक्टिस कर सकता है। ही शुड डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स, पहले तो उसको गुड लिसनिंग स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, उसको दूसरों को इंटरप्ट नहीं करना, अनबायस्ड रहे, क्योंकि हम कई बार उसकी बात को ज़्यादा काटते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उसको सबके साथ फेयर रहना चाहिए। ही शुड नॉट एज्यूम अगेंस्ट अ पर्सन हु इज़ कम्युनिकेटिंग, वो दूसरों अगेंस्ट एजम्पशंस ना बनाए, ओपन माइंड उसको रखना चाहिए। और सेंडर के टुवर्ड्स उसको सेंसिटिव भी रहना चाहिए कि भाई हर कोई पर्सन ही है, तुम कोई बहुत महान नहीं हो जो हर किसी को अपनी बातों में लगता है कि यू आर ऑलवेज राइट, ऐसे नहीं होता। तो ही शुड बी सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स। मंजू हैज रिटन अ लेंथी प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद हैवी वोकैब्युलरी, ठीक है, तो जो वो स्कूल असेंबली में सुनाएगी। तो डू यू थिंक कि उसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी? आंसर है नो। पहली बात तो ये, हमने कभी भी बहुत लंबा मैसेज नहीं बनाना, उसकी डिकोडिंग क्या होती है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो ना क्लियर समझ ही नहीं आएगा, प्रिसाइज नहीं होगा, और अगर उसने वोकैबुलरी भी बहुत टफ कर दी है तो स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए, किसी को समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज विकास इज ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड व्हेन द टीचर कंडक्ट लेसन, जब भी टीचर लेसन को कंडक्ट करती है तो विकास क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ही परफॉर्म्स पुअरली इन हिज टेस्ट एंड इज डिसअपॉइंटेड विद हिज ग्रेड्स। व्हाट विल बी योर एडवाइस? विकास को ये सब करना चाहिए। ही शुड बी अ गुड लिसनर, मतलब जब टीचर पढ़ाती है तो वो सुने। ही शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स हिज टीचर, देखो उसको सुनना चाहिए, ये नहीं है कि नहीं टीचर तो ऐसे ही बोलता रहता है, ऐसे थॉट्स नहीं रखने चाहिए। जब वो समझेगा ना कि हाँ टीचर को आता है तो वो सुनेगा, उसको ट्रस्ट भी होना चाहिए, और कि हाँ मेरी टीचर सही पढ़ाती है। प्लस में उस परसेप्शन यानी व्यू पॉइंट को ये ना रखें कि मैम तो ऐसे पढ़ा रही है, इसका मीनिंग तो ऐसे है, नहीं, मैम को पता है कि आपको क्या कराना है। और अगर उसको लगता है, अपना बैलेंस फ्रेम ऑफ माइंड, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे। ठीक है, वो इसी उससे आए कि हाँ मैंने पढ़ना है, शी इज़ माई टीचर। जब वो ऐसे थॉट प्रोसेस से आएगा तो उसकी कम्युनिकेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी, और उसको समझ में भी आएगा कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।